हम्म, हम बोले थे ना कि पिछला चैप्टर जो छूट गया उसको ही कर कंप्लीट करेंगे। तो कौन चैप्टर बच गया था हम लोग का? जलवायु। और जलवायु को बढ़िया से समझना है, ठीक है ना, अच्छा से थोड़ा। जलवायु तो पता है ना कि जलवायु क्या है। जलवायु जो है ना पूरा एवरेज वेदर कंडीशन है। एवरेज क्या है? वेदर कंडीशन है, मतलब औसत, है ना? मौसम जो होता है ना औसत, पूरे कितने लगभग 30-35 साल से ज्यादा का जो औसत होता है ना, वो है तुम्हारा क्या? जलवायु, क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है वो डिपेंड किस पे करता है? मान के चलिए आपका ये भारत हो गया, तो भारत के आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग कुछ कंडीशन होंगे। कहीं ठंडी ज्यादा पड़ती होगी, कहीं गर्मी अधिक पड़ती होगी, कहीं बरसात अत्यधिक होता होगा, कहीं का उष्ण है, कहीं का बरसात होता ही नहीं होगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, गर्मी में भी होगा, ठंडा में भी होगा, बरसात में भी होगा, शरद ऋतु में भी होगा और बसंत ऋतु में भी होगा। ये विविधताएं जो है वो सब जगह वैरी करता है ना चीज। अब आगे देखिएगा, पहले नंबर तो आपको जानना है कि जलवायु कहते किसको है। तो जलवायु का एक बहुत अच्छा यह है कि जलवायु किसी विशेष क्षेत्र, है ना, विशेष बोले ना, कोई खास स्थान होगा, कोई क्षेत्र होगा। भारत हो गया तो भारत के अकॉर्डिंग होगा, झारखंड हो गया तो झारखंड के अकॉर्डिंग होगा, है ना, बिहार हो गया तो बिहार के अकॉर्डिंग हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हो गया, केरल हो गया तो उसके। तो क्या विशिष्ट कोई स्पेशल कोई जगह होगा, उसको स्थान को एक दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड में जितने समय, है ना, वो दीर्घकालिक वायुमंडलीय परिस्थिति, है ना, वायुमंडल का जो परिस्थिति होगा उसके जो होता है उसी को संदर्भित संदर्भित करता है, मतलब उसी को बताता है कि जलवायु यहाँ का अगर मानसूनी है तो मानसूनी क्यों है, अगर वहां उष्ण है तो उष्ण क्यों है, आर्द्र है तो आर्द्र क्यों है, तो वर्षा वाला है तो वर्षा वाला क्यों है, मतलब उसका डिटेल में। जैसे कि तापमान हो गया उसका, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गया, हवा की दिशा और गति हो गई, वो भी तो फैक्टर करता है ना। हा? हवा बह किधर से रही है, कितनी गति से बह रही है, वो भी सब इंपॉर्टेंट है। चलिए, करा कि यह एक क्षेत्र की विशिष्ट मौसम। अभी बताइए, एक मौसम और ऋतु में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सर दोनों का जो आज तक सुने थे कि लगभग सेम है, मैंने सुना था कि मौसम और सीजन, है ना, क्या बोलते थे सीजन, क्या सीजन चल रहा है अभी? तो देखिएगा, एक होता है वेदर, क्या होता है, अब एक होता है सीजन। अच्छा, वेदर जो होता है वो डे बाय डे, आवर बाय आवर, प्लेस बाय प्लेस, टाइम बाय टाइम बदलता है। लेकिन सीजन एक लंबे समय के लिए फिक्स रहता है, 3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, 2 महीना के लिए। तो जो सीजन का कंडीशन है उसमें तो आप नॉर्मल सुनते होंगे, एक आ गया ठंडा, क्या आ गया, विंटर जिसको कहते हैं, वो आ गया समर मैंने गर्मी, ठीक है, तीसरा कहते हैं कि बरसात, ये ना कहते हैं। तो ये जो सीजन होता है इसका मतलब होता है ऋतु, क्या होता है, और ऋतु लगभग 3 प्रकार के मोस्टली, ऐसे 5 प्रकार के, एगो शरद ऋतु, एगो बसंत ऋतु, ऐसे भी जानते होंगे, ठीक ना। लेकिन वेदर जो होता है, ये मौसम होता है, वो क्या होता है ना कि टाइम बाय टाइम, डे बाय डे, प्लेस बाय प्लेस क्या होगा, बदलेगा। जैसे अभी बोलते हैं कि यहाँ पानी हो रहा है बट हमारे नानी के घर पानी नहीं हो रहा है, तो जो वो डिफरेंट है समय तुरंत में, और प्लेस के डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, प्लेस का डिफरेंस है, वहां स्थान पे नहीं हो रहा है, यहाँ स्थान पर। तो बोलेंगे आज का वेदर हमारे यहाँ रैनी है और वहां कैसा है, क्लाउडी हो सकता है, सनी हो सकता है। सनी का मतलब होता है खुला आसमान, क्लाउडी का मतलब होता है बादल घिरे हुए हैं, और बरसात हो रहा है तो बोलेंगे मेरे लिए तो यहाँ तो पानी हो रहा है, होता है ना ऐसा। वेदर में समझ में आ गया कि वेदर जो होगा स्पेसिफिक प्लेस होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा, लेकिन जो सीजन होगा एक 3 महीना का होगा, और ये दोनों का जो एवरेज कंडीशन बनेगा वही बनाएगा क्लाइमेट। आगे क्लाइमेट समझ में क्या होगा, एक बार तो एक क्षेत्र की विशिष्ट मौसम पैटर्न परिस्थितियों का वर्णन करती है जो कई वर्षों या कई दशकों में औसतन देखी जाती है। औसतन में एवरेज, आगे समझ में करा कि क्लाइमेट रेफर टू द लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया और लोकेशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, उसकी गति भी। इट डिस्क्राइब और रीजन्स कैरेक्टरिस्टिक वेदर पैटर्न एंड कंडीशंस
ऑब्जर्व ऑन एवरेज, जब भी बात करेंगे तो एवरेज आएगा, एवरेज ओवर मैनी ईयर ऑफ डिकेड्स, है ना। चलिए अगला करें कि दूसरे शब्दों में अगर हम किसको कहें कि सर क्या है क्लाइमेट, तो यह 30 वर्षों के लगभग, कितना 30 वर्षों की अधिक जो मौसम की अवस्थाएं होगी, वेरिएशन जो करेगा, उसका कुल योग है वो, कि मेरे यहाँ 30 वर्ष से पानी का है तो मेरा मानसूनी का है तो मानसून है। अगर मेरे यहाँ 30 वर्ष में बहुत ज्यादा ठंडी अवस्थाएं चल रही है तो ठंड की है। 30 वर्षों से ज्यादा मेरे यहाँ गर्मी का अवस्था है तो मेरे यहाँ उष्ण का है, गर्म का है ना। तो यही चीज है जो बेसिक चीज आपको जानना है ना। तो कह दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या है, एक लंबे समय की अवधि का जो कुल योग है वो क्या है, जलवायु है। इन अदर वर्ड्स क्लाइमेट इज अ सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर, कितना 30 साल से अधिक। आगे समझ में है? अगर हम बोले कि मानसून क्या 2 साल के लिए बता सकते हैं, हो सकता है 2 साल में पानी मेरे यहाँ नहीं हुआ हो, तो मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ का जो मानसूनी था वो खत्म हो गया। 2 साल का फैक्टर डिसाइड करेगा नहीं, एक लंबा समय होना चाहिए, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड होना चाहिए, बहुत लंबा, है ना, तभी तुझे पता चलेगा कि मेरे यहाँ का कंडीशन कैसा है। अब बताइएगा कि क्या जलवायु जो भारत की है उस सभी राज्य की वही होगी, हाँ या ना, उससे नहीं होगी। क्योंकि हम जाते हैं श्रीनगर में तो कैसा लगता है जलवायु वहां का, कैसा है, पूरा ठंडा का ठंडा, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो ठंडा और गर्मी होने लगता है। उत्तर भारत के मैदान के इलाके में ठंडा भी आता है बढ़िया और गर्मी भी आता है अच्छा, है ना, बरसात भी होता है। वही साउथ में चले जाएं तो ठंडा का नामो निशान कम आता है। तो ये प्रादेशिक रूप से क्या होता है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर स्टेट वाइज देखा जाए, स्टेट लेवल पर देखा जाए तो इसमें भिन्नता है ना। तो कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ पे मानसूनी है, लेकिन क्या झारखंड की जलवायु मानसूनी होगी, बिहार की जलवायु मानसूनी होगी, क्या सभी राज्य की जलवायु मानसूनी होगी, राजस्थान की भी होगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रादेशिक रूप से क्या है, एक अलग अलग इसमें व्यवस्थाएं हैं। तो कह रहा है कि जबकि भारत की जलवायु क्या है, प्रादेशिक रूप से भिन्न भिन्न है ना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल while the climate of India vary regionally, regionally का मतलब होता है कि क्षेत्र बाय क्षेत्र क्या करेगा, ये वैरी करेगा, है ना। झारखंड का कुछ अलग, क्या झारखंड में जिस जगह सबसे ज्यादा पानी होता है उसके अलावा कहीं और पानी होता होगा, उससे कम भी ज्यादा होता होगा, तो ये प्लेस भी बदलेगा, वही प्लेस बाय प्लेस बदलते बदलते वेदर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है। लेकिन अगर कहेंगे कि नानी घर किसी आप फोन करके कि मेरे घर पानी नहीं हो रहा है, तो क्या इस पूरे 3 महीना पानी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, पानी होगा लेकिन मेरे जब हो रहा है वहां उस समय वहां नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे कि वेदर में चेंज है, लेकिन हमारे मौसम में चेंज नहीं है, मौसम ठीक ठाक है, सॉरी ऋतुएं में चेंज नहीं है, ऋतु कंटिन्यू वही है। आपके यहाँ रैनी होगा तो वहां रैनी में होगा, है ना। तो मोस्टली 5 सीजन होते हैं, ऐसे 3 मोस्टली और 2 आपको दोनों को ऐड करने वाले। जलवायु को जो प्रभावित करता है उसके कारक जो होते हैं, जो फैक्टर जो अफेक्टिंग करता है किसको, क्लाइमेट को। अगर क्लाइमेट है तो उसमें उसकी कुछ भाग होगा ना, जैसे हमको कोई तंग करेगा, प्रभावित करेगा, तो मेरा कुछ भाग बनेगा ना कि हमको कौन कौन समय प्रभावित करता है, बच्चे प्रभावित करते हैं। वैसे ही इस जलवायु को प्रभावित करने वाले भी तो कुछ कारक होने चाहिए ना। तो उस जो फैक्टर होता है उसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान। तापमान का जो काम है, उस तापमान का जो काम आप सोचते हैं कि क्या है, तो उस तापमान का काम बताते हैं, देखिएगा। टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर जब भी रेज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, तो जो एयर है वो हीट होगा, हीट होगा एयर में। जब हीट होगा तो मॉलिक्यूल उसके दूर जाने लगेंगे और वो हल्के होने लगेंगे। जब हल्के होने लगेंगे तो हवा ऊपर की ओर उठेगी, कहाँ की ओर उठेगी, तो यहाँ के स्थान में लो प्रेशर क्रिएट होगा, हाँ, तो यहाँ से क्या कुछ हवाएं भरने आएगी, बाहर से आएगी। तो आप सुने होंगे जब एयर का जो चलने का दिशा का जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। हवा का गति भी डिपेंड करेगा, है ना, हवा का स्पीड भी डिपेंड करेगा। लेकिन तापमान क्यों इफेक्ट किया, क्योंकि जब वो गर्म होगा तो उसके कण हल्के होंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो तापमान एक पहला कारक बना। सर क्लाइमेट को तापमान इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। दूसरा चीज वर्षण, क्लाइमेट में वर्षण का बहुत मुख्य प्रभाव है। पानी नहीं होगा, होगा कितना होगा, वही तो वर्षण है ना, प्रिसिपिटेशन। वही पानी कितना होगा, कैसे होगा, उस पानी का यूज क्या है,
है ना। तो पानी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। आगे, समुद्र से उत्तल से ऊंचाई। अब देखिएगा, हम बोले थे कि हर 165-66 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री तापमान कम होता है? 1 डिग्री कम होता है। अब 1 डिग्री तापमान कम हो रहा है तो डिवाइड करेगा ना कि आप समुद्र तल से कितना ऊंचा रहते हैं। रेलवे स्टेशन कहीं जाइएगा तो लिखा रहेगा समुद्र तल से, किसे लिखा रहता है उसमें? ऊंचाई किसे रहता है? समुद्र तल से। सी एबव द सी लेवल, हाइट एबव द, हाइट एबव द, हाँ हाइट एबव द कहता है कि सी लेवल। इसका मतलब यह है कि अगर झारखंड के पठार का जो हाइट है वो 600 मीटर मान के चलते हैं, कितना मान के चलते हैं? तो 600 मीटर का तापमान है, सॉरी 600 मीटर की हाइट है, तो अगर हम 165-66 लें लगभग 4 डिग्री का तापमान में अंतर आएगा कि नहीं? वेरी करेगा ना, करेगा, क्योंकि जो निचला स्तर पर है उसके तापमान ज्यादा होगा और यहाँ का तापमान कम होगा। ऐसे रांची का नाम सुनते हो, हजारीबाग, वहाँ का तापमान जो होता है ना बहुत मतलब ज्यादा ठीक ठाक रहता है। हमारे राज्य का एक बहुत अच्छा एक नेतरहाट है, एक रांची है, तो रांची का तापमान बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है, उसका पठार है इलाका है और पेड़ पौधा वाला इलाका है। तो पहला जो कारण था वो क्या डिपेंड कर रहा, किस पे निर्भर कर रहा था? तापमान पे, दूसरा पानी पे, वर्षण इसको कहते हैं, और तीसरा समुद्र तल से ऊंचाई पे। यानी पहाड़ी पर रहने वाले लोग ज्यादा ठंडा महसूस करेंगे अपेक्षाकृत स्थल में रहने वाले। जानकारी सही होगा? तो सर स्थल में रहने वाले समुद्र तल से नीचे होंगे और पहाड़ी पर रहने वाले जो लोग होंगे वो स्थल से बहुत ऊपर। तो तापमान में 4 डिग्री का तापमान बड़ी कहलाता है। इसे मान कर चलिए 34 डिग्री तापमान में जलने लगता है शरीर, 30 डिग्री में नॉर्मल रहता है। तो 4 डिग्री का तापमान 4 डिग्री नहीं है, वो एक ठंडा गर्मी का एक बाउंड्री है वो, है ना। चलिए अगला, अगर समुद्र तट से दूरी। बोले सर ये कैसे इफेक्ट करेगा कि हम किसी से दूर क्यों है? तो बताएं, समुद्र तट से अगर दूरी आपका दिया गया है, समुद्र तट से दूरी, तो देखिए यह है ना कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्या है? अरबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है? हिंद ओशियन है, क्या है? हिंद ओशियन है। अब इंडियन ओशियन कह सकते हैं। अब सुनिएगा, पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, उसका जो स्पेसिफिक हीट का जो माने पावर होता है पानी का बहुत ही ज्यादा होता है। ना जल्दी गर्म होगा, जितना जल्दी में गर्म होगा जितना जल्दी ठंडा होगा, जितना जल्दी गर्म नहीं होगा उतना जल्दी ठंडा गर्म नहीं होगा। मतलब देर से भी गर्म होगा और ठंडा भी देर से होगा। तो चूंकि इधर पानी है ना बाबू, सब इधर क्या है? इधर चारों तरफ क्या है? पानी है। इसके एरिया में क्या है? पानी है। अब पानी है, अगर हम गर्म के आसपास में रहेंगे तो गर्मी लगेगा, ठंडा गर्म लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है तो रात के बाद पड़ती है, सुबह में न पड़ती होगी। तो रात भर में मान के चलिए तापमान हम फिक्स कर दिए 17 डिग्री, कितना डिग्री फिक्स कर दिए? और पानी बहुत है दूर में है, सूर्य का रोशनी पड़ा, ये गर्म होना शुरू हो गया, तो ये रेज करके चला गया कितना डिग्री? 19 डिग्री। कितना चला गया? और जब इतना गर्म कर पाया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ठंडा में अगर पानी देखिएगा, ठंडा में अगर पाला गिरने का चांस होता है तो किसान लोग पानी भर देते हैं। पानी भरेंगे तो क्या होगा? अब जो ठंडा सिर्फ उसको असर करता है आलू को, अब वो पानी को भी ठंडा करने में लग जाएगा, रात भर का तापमान उसमें लगने लगेगा। तो उस पूरे हीट जो कोल्ड है उसका ताकत है, उसको पानी खींच लिया तो पाला पड़ेगा आलू में? नहीं ना, बचा लेगा ना। तो एक यही चीज यहाँ पे है कि यहाँ के लोग जो किनारे में रहने वाले हैं, ये इन्हें कोस्टल एरिया। अब यहाँ जब तक रात में शाम होते होते 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जितना रेज किया, उतना रेज करते करते क्या हो गया? शाम। और शाम हो गया तब फिर से ठंडा शुरू हो गया शुरू। तो अब सुनिए, ये जो पानी का जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके वजह से पानी या तो ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा। अगर भी आप कहीं का तापमान देखेंगे तो जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे राजस्थान के हम थार मरुस्थल का ले तो रात का तापमान हम देखेंगे तो 5 डिग्री भी पहुंच सकता है वहां, है ना। और दिन का तापमान वहां 45 डिग्री भी पहुंच सकता है। तो जो वेरिएशन है देखिए तो कितना डिग्री का आ गया? 40 डिग्री का। अब वही चीज हम कहते हैं कि अगर हम चले जाए कहाँ पे कोई और एरिया में, कोस्टल एरिया में, तो कोस्टल एरिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। दिन में दिखेगा 32 तो रात में दिखेगा कितना? 28। ये डिफरेंस कितना है? 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का। अगर आपको यहाँ पे जैसे एक हम चीज है मान के चलिए, कहाँ का करें? मुंबई तो कोस्टल एरिया है ना। अब इस पे देखिए, हम इसको कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है, अच्छा इसको बाद में देख लेंगे।
कनेक्ट करके दिखा दे, देख ही लेते हैं। आ गया। अब तो कनेक्ट लेने का सर्च कर दिए थे ना, देखिएगा। अब हम आज का जो तापमान बता रहा है वो कितना डिग्री बता रहा है, अभी था 28 डिग्री, और ओवरऑल आज का टेम्परेचर जो बताता है जो मैक्सिमम जाएगा आज 6:30 बजे, फ्राइडे का 6:30 AM हो रहा है, अभी हो रहा है ना, और कितना डिग्री का तापमान बता रहा है 28 डिग्री। अब देखिए आगे, मैं बिंग देता है, गूगल मैप रहता है तो अब, और रात 8 बजे के आसपास पानी का दिखा रहा है, 10 AM में 30 डिग्री दिखा रहा है, मतलब शुरू हुआ था कितना से याद रखिएगा, 29 से शुरू हुआ था ना, और रात होते होते आपका देखिए 31-32 गया, 31-32 गया, उससे ज्यादा जा रहा है, वेरी कर रहा है, देखिए तो 27 कितना जा रहा है, 27-29 से बीच में ही क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, 31-27-29 के बीच में वेरी कर रहा है। अब वो क्यों वेरी क्यों कर रहा है उतना, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, चेन्नई का भी देखेंगे तो सेम आएगा, कलकत्ता का भी देखेंगे तो सेम आएगा, भुवनेश्वर का भी देखेंगे तो सेम आएगा, है ना। जो कोस्टल एरिया पर रहने वाले जितने आपके सिटी हैं, उस सिटी का जो ओवरऑल टेम्परेचर आएगा, डिफरेंस जो होगा, उसका वेरिएशन जो होगा बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वाटर का जो हीट जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा है तो ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा। तो आप समझ गए समुद्र से दूरी। दूसरा चीज, अगर आप ब्रिज का नाम सुने, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, क्या होता है वो, तो देखिए ये हमारा लैंड एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग का घर है मान के चलिए, ये वाटर का एरिया है पूरा, ये सी है, क्या है सी। तो दिन के समय में ये है कि सन का लाइट पड़ेगा तो लोहा ज्यादा गर्म होता है कि पत्थर ज्यादा गर्म होता है कि पानी, सबसे ज्यादा जो गर्म होगा वो लोहा गर्म होगा दोपहरिया में, कि पानी कि पत्थर, लोहा गर्म होगा, यानी जो सॉलिड होगा वो ज्यादा गर्म होगा। अगर पत्थर और पानी में क्या है तो पत्थर गर्म होगा। तो ये जो बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर लैंड पे, वो तो सॉलिड है ना, तो पानी के अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होगा, अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होगा, तो हवाएं यहाँ से गर्म होगी सब, और गर्म होगी तो हवा कहाँ जाएगी, तो हवा जब ऊपर जाएगी इसको भरने के लिए कुछ आएगा ना, यही समुद्र से आने वाली हवाएं कहाँ आएगी, लैंड की तरफ, भूमि की तरफ। तो इसको बोलेंगे सी ब्रिज, क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। और वही रात की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा, रात में गर्म कौन हो जाता है, क्योंकि जो लैंड है वो गर्म जितना जल्दी होती है ठंडा भी उतना ही जल्दी होती है। तो जब ठंडा जल्दी होगी तो ठंडा होगी, तो ये अपेक्षा जब गर्म हो गया तो हवाएं अब किधर की ओर चलेगी, सी की तरफ। तो ये सी से अगर लैंड की तरफ जाता है तो सी ब्रिज, और लैंड से सी की तरफ जाता है तो बोलेंगे लैंड ब्रिज, क्या बोलेंगे, हाँ। तो यही है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ये भी एक फैक्टर है कि जितना आप नजदीक रहेंगे आपको बहुत देखेंगे कि जब गर्मी होगा कुछ देर बाद पानी हो जाएगा वहां, तो ये बहुत बड़ा कारण है ना। तो समुद्र से दूरी समझ में आ गया, बढ़िया, अच्छा। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वायु का दाब, कि यहाँ का जो पारा पे जो हरकत होती है उसी को तो वायु दाब कहते हैं, है ना। पारे का चढ़ना पारे का उतरना दाब के कारण होता है ना, हीट के कारण भी होता है। तो जब कहते हैं वायु दाब, तो दाब का मतलब होता है कि आपके एरिया में कैसा है, दाब अगर कम है तो हवाएं आएगी, और दाब अगर अधिक है तो हवाएं जाएंगी। हम बोले थे ना कि जब भी हवा बहती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब तक बहती है। तो आपको तो पता हो गया कि निम्न दाब कहाँ है, यहाँ, उच्च दाब है यहाँ, तो वहां से हवा यहाँ आ रही है। दिन में क्या होता है कि हाई प्रेशर जो होता है वो कहाँ होता है, सी की तरफ होता है, कहाँ होता है, और लो प्रेशर कहाँ होता है, लैंड की तरफ, कहाँ होता है। तो हवा कैसे चलेगी, सी से लैंड की तरफ। रात में उल्टा हो जाता है, रात में लैंड की तरफ मान के हाई प्रेशर हो गया और सी की तरफ लो प्रेशर होगा, हवा किधर जाएगी, सी की तरफ। ऐसे में महासागरीय धाराएं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सुने होंगे कि कोई गर्म जलधारा है और कोई ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा अगर आएगी तो अपने साथ सतह की हवाओं को गर्म कर देगी, और ठंडी जलधारा आएगी तो सतह की हवाओं को ठंडी कर देगी। और वो हवाएं बह कहाँ रही है अपेक्षा,
कहाँ जा रही है होगा के लैंड की तरफ ही जा रही है। तो उस एरिया में क्या होगा कि उसके पूरे चारों तरफ के सराउंडेड एरिया को क्या कर प्रभावित कर देगा, अफेक्ट कर देगा। तो ये भी समझ में आ गया कि महासागरीय धाराएं भी कैसे करती है, करंट। और इस महासागरीय धाराएं होती क्या है, देखिए एक समुद्र है, समुद्र में धाराएं देखिएगा चलती है ना। करंट का मतलब होता है धारा, चलती है। अगर वो गर्म होगा तो एनवायरमेंट को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। अगर वो ठंडा होगा तो, अब बताइए कि गर्म ठंडा तो इससे ना पता चलेगा। देखिए अगर हम कहें कि आप एक पानी है, ये अंटार्कटिका भारत के नीचे साइड से बहुत है, सपोज दैट अंटार्कटिका ठंडा है कि गर्म है, तो ठंडा है, बर्फ वाला है। वहां से पानी अगर भारत की ओर आएगी तो गर्म पानी है कि ठंडा आएगा, ठंडा आएगा। और मान कर चलिए इक्वेटर जो है गर्म है कि ठंडा है, गर्म है। इक्वेटर से भारत की तरफ पानी आएगा तो ठंडा है कि गर्म आएगा, गर्म आएगा, समझे। हालांकि जो अंटार्कटिका है बहुत पीछे है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर गर्म जगह से आएगा, जैसे आर्कटिक सर्कल है ना, तो आर्कटिक सर्कल के आसपास में आर्कटिक सागर भी होगा, और उस सागर से पानी अगर आएगी तो ठंडी आएगी, और आर्कटिक तरफ जाएगी तो बर्फ को पिघला देगी क्योंकि पानी गर्म होगा। आर्कटिक से आएगी तो ठंडी आएगी, आर्कटिक तरफ नीचे से जाएगी तो गर्म होगी, तो वो पिघलाएगी और ये इन्वायरमेंट को ठंडा करेगा, है ना। सऊदी अरब में इस बार क्या हुआ था ना, एक गर्म जलधारा एंटर कर गया था, तो इसकी वजह से कश्मीर में बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा जम इस बार नहीं थी। ये भी न्यूज में सुने होंगे इस बार, तो न्यूज में भी अपडेट रहना है। महासागरीय जलधाराएं भी क्या कर जलवायु को प्रभावित करती है ना। चलिए सब चीज समझ में आ गया। ऋतुएं कितनी होती हैं, 5। शीत ऋतु चला गया, बसंत ऋतु चला गया, ग्रीष्म ऋतु चला गया, वर्षा ऋतु में जी रहे हम लोग। और जस्ट अभी सितंबर से अक्टूबर से शुरू कौन होता है, शरद ऋतु। फिर आएगा शरद ऋतु के बाद कौन आएगा, शीत ऋतु। शीत ऋतु के बाद आएगा कौन, बसंत ऋतु, जिस समय में हम लोग कहते हैं बसंत पंचमी मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, है ना। तो ये बसंत ऋतु आएगा। अब इसका बोलेंगे टाइम पीरियड निकाल दीजिए, तो आप तो समझदार है। बोले सर अगर आप एक महीना का नाम बोल दिए, जब यहाँ बोल दिए सितंबर, क्या बोल दिए सितंबर, तो यहाँ जो शुरू होगा नवंबर से दिसंबर से आसपास शुरू होता है ठंडा, है ना, और जनवरी तक चलता है। कब तक चलता है, और बसंत ऋतु आता है कब आता है, और फरवरी के बाद मार्च तक क्या होता है ना कि सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाता है। क्या होता है, तो हम लोग हैं उत्तर में, तो सूर्य का उत्तरायण, आप क्या होता है ना, एक इमेजिनरी है, सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है। तो हम क्या कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन। देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। तो जब अर्थ सन का रोटेशन करती है तो आप सुने होंगे कि एक समय ई भाग आगे आ जाता है, एक समय, तो उसके वजह से ही ना होता है। तो जब इस पे धूप ज्यादा पड़े तो बोलेंगे उत्तरायण है, और इस पे धूप ज्यादा पड़े तो बोलते हैं दक्षिणायन। तो अभी बताइए कि अभी ठंडा आ रहा है, क्या रहा है, ठंडा। तो हम लोग अभी गर्मी झेल चुके हैं ना, ये मेरा पृथ्वी है। अब इस पे धूप पड़ रहा था ना ऐसे, अभी धूप नीचे की ओर जा रही है, तभी ना हमारे यहाँ ठंडा रही है। तो ऊपर में नॉर्थ होता है, क्या होता है, और नीचे में क्या होता है बच्चों, साउथ होता है। अब नीचे की ओर जा रही है तभी ना हम लोग को ठंडा लगेगा। तो अभी दक्षिणायन हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है, बहुत अच्छा दक्षिणायन हो रहा है। फिर जब जनवरी पड़ेगा, फरवरी पड़ेगा, तो कब शुरू, कहाँ हो जाएगा शुरू, उत्तरायण, तो लगेगा हम लोग को गर्मी, है ना। तो आप इस समझ में आ गया उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, आगे समझ में। चलिए ये है मानसून का, मानसून कैसे एंटर करता है, आपके बुक में भी दिया होगा ये, कब मानसून एंटर करता है, तो जो आपका बुक का है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए सब में डेट भी दे, मानसून का अराइवल ध्यान देना है। हमारे यहाँ मानसून आती है, वर्षा करके जाती है, और जाते हुए भी वर्षा करती है वो। सुनिए तो 5 जून से शुरू वाला मानसून देखिए कहां से एंटर कर रहा है, तो यहाँ केरल दिख रहा है, केरल के ऊपर में कौन है, कर्नाटक है। तो एंटर कहां से कर रही है, कर्नाटक, अभी क्या है तमिलनाडु, तो कर्नाटक और कहां चला गया, तमिलनाडु नहीं तमिलनाडु इधर है ना, ये है कौन सी, दोनों मिलाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये चला गया कहाँ, इससे होते हुए यहाँ देखिए ये वाला 1 जून से शुरू हो रहा है, और ये वाला इसमें है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 10 जून को जो शुरू हो रहा है वो महाराष्ट्र से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र। और ये में कंटर कहाँ किया, तो यहाँ पे तेलंगाना है, ऐसे किया छत्तीसगढ़ में, यहाँ चला गया उड़ीसा में, ये चला गया झारखंड में, और ये चला गया फिर होते हुए
बिहार चला गया, हाँ उत्तर में बिहार है ना। चलिए ये एंटर किया 15 जून को, और ये चला गया किससे, गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, यूपी से होते हुए कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये कहाँ 1 जुलाई से शुरू हुआ और कहाँ चला गया। तो ऐसे करके मानसून का पूरा एक डिटेल है, समय भी दिया हुआ है, समय वेरी कर सकता है, आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। चलिए ठीक है। वर्षा को, अगर वर्षा मान के चलिए तापमान को प्रभावित, वर्षा में भी तो कुछ प्रभावित करने वाले कारक होंगे। वर्षा क्यों होती है, जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा कंडेंसेशन उतने ज्यादा होगा, वर्षा उतने ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हो सकता है जैसे कि मुर्गी खाता इधर है, अंडा कहीं और दे देता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहाँ बहुत ज्यादा क्या हुआ, पानी का वाष्पोत्सर्जन हुआ, लेकिन कहीं लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो हवा कहाँ चली गई। एक सेम समझिए कि ये समुद्र है, समुद्र में पानी क्या होता है, वाष्पीकृत ज्यादा होती है ना, और वो अपना अंडा कहाँ के दे देती है, लैंड पे जाके देती है, मैंने पानी वहां करा देती है। तो हो सकता है कि वर्षण की जो प्रक्रिया है वो जहां हो रही हो, या जहां से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा वहां पानी हो ज्यादा भी हो नहीं रही हो, क्योंकि ये किस पे टोटली डिपेंड करता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, समझ आता है ना। तो जैसे वर्षा को प्रभावित करने वाले जो क्लाइमेट को करेगा, लगभग लगभग इसमें भी करेगा। तो तापमान करेगा, तापमान ज्यादा होगा तो प्रेशर लो क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां पे कौन सी आएगा, हवाएं भरने आएगी, है ना। अगर तापमान के बदलने से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रभावित होगी कि नहीं होगी, है प्रभावित होगी। जैसे वर्षा की संभावना बढ़ या घट सकती है, बोले बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। समुद्र में अपेक्षाकृत वर्षा बहुत होती है, लेकिन हम तो बोले थे समुद्र में होने से कोई फायदा है नहीं है, जो वर्षा होना चाहिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, लैंड पे होना चाहिए। लेकिन वर्षा तो सब जगह होगी ना, चुन के थोड़ा ना कि यहाँ बाउंड्री है समुद्र का, यहाँ पानी नहीं होंगे, है ना। समुद्र के एकदम बाउंड्री से इधर होंगे और समुद्र में नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो तापमान एक अफेक्टेड कारण है प्रेसिपिटेशन का, वर्षण का, है ना। दूसरा चीज क्या है ना, टेम्परेचर चेंजेस इन टेम्परेचर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ज्यादा तेज धूप तो वाटर वेपर ज्यादा, है ना, इन द एटमोस्फेरिक व्हाइल कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइटहुड ऑफ रेनफॉल। एक और कारण क्या होगा सर, आर्द्रता, है ना, ह्यूमिडिटी। अभी क्या है आर्द्रता, देखिए बोलते ना कि हवा मोइस्ट है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में उसी को तो ह्यूमिडिटी कहते हैं बड़े स्तर पे। मोइस्ट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर का जो ड्रॉपलेट है वही जो अवेलेबल है किसमें, एयर में, उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा पानी होने की संभावना उतना ही ज्यादा होगी। अब मान के चलिए जितना मान, अभी गर्मी के ठंडा है, बरसात है, बरसात है, अभी कपड़ा सुखाते तो जल्दी सूखता है कि बहुत लेट से, अब लेट से क्यों सूखता है, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ऑलरेडी उतना है जितना चाहिए। अब आपके जो कपड़ा से पानी के बूंदे हैं वो ड्रॉपलेट छोटे छोटे वाष्प कण में निकलते हैं। अब उसकी पूरी तरीके से जो कैपेसिटी है वाटर वेपर धारण करने की अब वो खत्म हो चुकी है या बहुत कम है, तो वाष्पीकरण भी तो धीरे धीरे होगा ना, तो कपड़ा सूखेगा लेट से। तो अभी जो कपड़ा सुखाता है बहुत लोग क्या करेगा ना कि कूलर पंखा के सामने ला करके रख दे, कूलर पे नहीं रखता है, कूलर पे तो वही और उसमें भी वाटर वेपर निकल रहा है, तो ज्यादा कोशिश करता है किस पे, अब हवा की गति को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। साइंस में तो पढ़े हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाना था तापमान बढ़ा देते हैं, या हवा की गति को बढ़ा देते हैं, या सरफेस को बढ़ा देते हैं, या आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होती है। ये एक ऐसा चीज है कि आर्द्रता ज्यादा होगी तो वर्षा की संभावना भी ज्यादा होगी। कभी कभी देखेंगे कि बहुत पानी हुआ और धूप निकल गया, बहुत चिलचिलाती मतलब चुभने वाला काटेगा, पूरा खुजली टाइप का होगा, या शरीर में दूसरा टाइप का गांव में मिलता है, शहर में तो लोग एसी में रहते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको कहीं उस गर्मी को ले ही नहीं जा रहा है। देखिए गर्मी पृथ्वी की जो तापमान है उसको ठंडा करने के दो ही कारक है, एक है रेडिएशन, तो रेडिएशन में आपका कोई अधिकार है नहीं। रेडिएशन क्या होता है, एक विकिरण है, जो आपके धरती पर जितने लाइट आए उसके जितने हीट है वो रह गए, तो क्या होगा ना कि वो एक रेडिएशन के रूप में हीट निकलेगा। नहीं तो सन से जितना हीट पृथ्वी को मिल रहा है अगर उतना हीट कैपेसिटी उसको रख ले तो जो अर्थ है वो पिघल जाएगा, बहुत संभावना है कि वो जल जाएगा। तो क्या होगा उसमें, शाम के समय में ये जो आएगा सन से क्या आया, लाइट आया, ऐसे आया, यहाँ पे हीट मिल गया इसको, और रात में ही इन्वायरमेंट अंतरिक्ष में इस हीट को क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा। नहीं रिलीज करेगा तो पृथ्वी का जो तापमान है ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दिक्कत यहाँ तक तो कुछ नहीं है, तापमान अगर हमारे बॉडी से अगर नहीं निकले तो दिक्कत है ना। तो अब समझिए
हाथ से गर्म था, पानी डाल के ठंडा किए। ठंडा इसलिए हुआ कि जो पानी के कण थे आपके तापमान के, हाथों के तापमान को लेके कहाँ चले गए, उड़ गए। अब तापमान लेके चला गया, लेकिन वो जाके कहीं जा ही नहीं पाया, आपके सराउंडेड हो गया। क्या हो गया? सराउंडेड मैंने चारों तरफ हो गया। तो गर्म है ना, वाटर का ड्रॉपलेट क्या है, गर्म है, तो आपको चुभेगा, गर्म लगेगा ना। तो अब सोचिए, कपड़ा भिगा के तुरंत कितना गर्म पानी में धो दीजिए, धोते हैं, और उसको एक बार इसे झाड़ दीजिए और 2 मिनट छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण हुआ तो वाटर का ड्रॉपलेट उस हीट को लेकर कहाँ चले गए, एनवायरमेंट में चले गए, रिलीज हो गए, तो वो बॉडी क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब वो बॉडी कपड़ा हो सकता है, वो बॉडी सरफेस होता है। छत में सोने के पहले क्या करता है लोग, पानी डाल देता है। पानी डालता है तो क्या होता है, पानी से तुम लोग का सोचा कि एक बाल्टी पानी उसको ठंडा कर दिया, नहीं, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है, उस सारे तापमान वहां को लेकर कहाँ चला जाता है। अब वो मान के चलिए ऊपर ले जाने रहा था और उस ले ही नहीं जा पाया, फंस गया, तो आप ही के चारों तरफ में सराउंडेड रहेगा। तो जब बरसात होती है, बहुत धूप निकलती है, तो मौसम तो खुला है नहीं, हवा तो चल नहीं रही है, तो वो जो तापमान है वो लेकर जाना चाहिए ना कहीं पे, तो नहीं ले जा पाता है, इसलिए आपको चुभने वाला गर्मी का एहसास होता है। आर्द्रता समझ में आ गया कि वाटर वेपर जो द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर determines likelihood of rainfall areas with high humidity have high probability of rainfall। जितना ज्यादा आर्द्रता, पानी की संभावना उतना ही ज्यादा। अब हम बोले कि अगर हम किसी चीज को ले रहे हैं, गुठली में आम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो मूंगफली खाना है तो जरूरी थोड़ा है कि खोइए खाना है, बारिश से मिल सकता है। बात यहाँ है कि अगर आपको ह्यूमिडिटी नहीं है एयर में, तो पानी की संभावना होगा, कोई पॉसिबल है नहीं ना। अरे जहां आलू नहीं लगाएंगे वहां से आलू उम्मीद मिलेगा, तो पानी में चाहिए पानी की चीज। अब वो रेनफॉल में जो चाहिए, उसमें चाहिए आप वेपर दे दीजिए, चाहे आप उसमें हमको स्नोफॉल दे दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन रहेगा तो ना मिलेगा, है? तो वाटर वेपर रहेगा, वही तो आर्द्रता है, आर्द्रता होगा तो वर्षा की संभावना अधिक होगी। वायुमंडलीय दबाव भी वही चीज है जो सेम बताए थे कि वायुमंडलीय दबाव में जो के बदलाव से वायु की गति क्या होगा और दिशा क्या होगा, प्रभावित होगा, है ना। अब मान के चलिए यहाँ से हवा इधर जा रही है, तो यहाँ का ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो यहाँ बुलाएगा ह्यूमिडिटी को, तो पानी होगा। हो सकता है यहाँ की ह्यूमिडिटी है ही नहीं, बुलाएगा तो पानी होगा नहीं होगा। पानी तो टोटली डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, अगर उस एयर में ह्यूमिडिटी है तो वर्षा होगी, उस एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है तो वर्षा, तो यही करा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कारक है वर्षा कराने के लिए। पवन अभी जस्ट बोले, पवन तापमान पे भी डिपेंड करता है, आर्द्रता भी डिपेंड करता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर तापमान बढ़ेगा और ठंडी होगी, गर्मी होगी और गर्म होगी, तो हवा ऊपर जाएगी, तो वहां भरने के लिए कौन आएगी, पवन आएगी। प्रेशर घटेगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जहां है वहां से कम की ओर आएगी। क्लियर है बोला? ये भी वही सब चीज है ना कि पवन की दिशा गति वर्षा को प्रभावित करती है। पवन के बदलाव से वर्षा की संभावना मात्रा प्रभावित हो सकती है ना। चलिए आगे, भौगोलिक स्थिति, पहाड़ है, ऊंचाई ज्यादा है, तो वर्षा की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जब जाएगा ऊपर पानी तो कंडेंसेशन होने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा चीज, मैदानी पर है, तो मैदानी इलाका भी इस पर डिपेंड करता है। भौगोलिक स्थिति में क्या होता है, जियोग्राफिकल टर्म कंडीशन, मतलब आपका होगा पूरा का पूरा सिचुएशन, पोजीशन, स्थिति, उसका रहने का स्थान, प्लेस, सब किस पे डिपेंड करता है, भौगोलिक स्थिति पे। समुद्र तट जैसे भौगोलिक कारक भी क्या वर्षा को प्रभावित करता है ना। और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ी का ऊंचाई क्या होता है, ज्यादा, हवा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर, और बरसात हो जाती है ना। तो बरसात होगी तो तापमान कम ना चाहिए कंडेंसेशन के लिए। जैसे देखिए घर में कुकर लगा के रखे हैं, कुकर लगाइएगा तो यहाँ पे सीटी लगल है, तो सीटी लगल है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, वाष्प क्या निकल रहा है, और ऊपर में हाथ रखिए, बर्तन रखिए, उसमें बर्फ डाल दीजिए, तो तब बर्फ क्या करेगा, उस पूरे सराउंडेड सरफेस को क्या कर देगा, ठंडा। तो वाष्प के कण जब उसमें टकराएंगे तो कंडेंसेशन ही रेन होगा। रेन तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ड्रॉपलेट चूते हुए दिखाई देते हैं। तो वही सेम कंडीशन होते हैं, क्योंकि जितने मौसम संबंधी घटनाएं, ऐसा थोड़ा ना कि पूरा ये रेन जो है वाटर का ड्रॉपलेट है वो अंतरिक्ष पार कर जाएगा, ऐसा है, एक लिमिटेड है। ट्रोपोस्फेयर का नाम सुने हैं, ट्रोपोस्फेयर का नाम सुने हैं, देखिए कितने होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कितने होते हैं, वायुमंडल कितने भाग होते हैं, 5। थर्मोस्फेयर का आयनोस्फेयर भी कहते हैं, पता है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल, हिंदी में भी बता दिया आप लोग को। अब इसमें क्या होता है ना कि जितने मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभे मंडल का कहानी है। ऐसा नहीं कि ये जो पानी की वर्षा की बूंदे क्षोभ मंडल पार करके चला गया स्ट्रेटोस्फेयर में, या चला गया मीजोस्फेयर में, या एक्सोस्फेयर में, नहीं जा सकता है ना। ग्रेविटी भी नाम है वो
है कोई चीज, है ना। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं है, वायुमंडल को रोक के रखा है ग्रेविटी। वर्षा को लिमिटेड जगह तक पानी को भेजने का ताकत रखता है ग्रेविटी, है ना। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, ये पूरा प्रक्रिया मौसम संबंधी जितने घटनाएं होती है वो कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ, एटमॉस्फेयर के पार्ट है ना। ऐसे हम लोग पृथ्वी बनाते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्षोभ मंडल, यहाँ लिखते हैं समताप मंडल, यहाँ लिखते हैं मध्य मंडल, यहाँ लिखते हैं ताप मंडल, यहाँ लिखते हैं बाहर में माने बाह्य मंडल, अंतरिक्ष उतरिक्ष जहां से शुरू होता है ना, समझ में। चलिए हो गया वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए कोरियोलिस बल एगो था, कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस बल क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोरियोलिस। उन्होंने क्या किया था खोज कि बताए थे कि जब उत्तर से हवाएं दक्षिण की ओर आती है तो किधर मुड़ती है, नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है तो किधर की ओर मुड़ती है। तो कोरियोलिस साहब बताते थे कि एक प्रकार का वायुमंडलीय घटना है। वायुमंडलीय घटना माने हवा से रिलेटेड घटना है, जिसमें पृथ्वी के घूर्णन के कारण दबाव और हवा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर मुड़ेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ेगा। क्या समझ में आया सर। कोरियोलिस बल एक बल है जिसकी खोज कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया था कि अगर हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की जा रही है तो हवाएं दाएं ओर मुड़ेगी, और अगर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आ रही है तो बाएं ओर मुड़ेगी। यही कोरियोलिस साहब ने बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हवा अगर खोज किए थे, ऐसा होता था तो उन्होंने खोज किया, उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया। आविष्कार और खोज में क्या है, डिफरेंस है ना। जैसे इसका आविष्कार हुआ होगा, इसका पैनल का आविष्कार हुआ, मोबाइल का, कैमरा का सब आविष्कार हुआ होगा, लेकिन खोज किसका हुआ, जो पहले से मौजूद है। लोहा का आविष्कार की खोज, सोना का खोज का आविष्कार मोबाइल का, जो नया चीज होगा इस पैटर्न से हट कर नया चीज का होगा उसको बोलेंगे खोज, है ना। तो कोरियोलिस बस समझ में आ गया क्या होता है कि याद रखना है सर, उत्तरी गोलार्ध जाएगा नीचे से, दक्षिणी गोलार्ध से तो किधर मुड़ जाएगा, राइट मैंने दाया की तरफ। और अगर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध जाएगा तो मुड़ जाएगा बाएं तरफ। कोरियोलिस बल के बारे में इतना ही पूछता है ना। एक प्रकार का फोर्स है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फेनोमेना के कारण होता है और अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, और वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है और उसकी गति में परिवर्तित होती है और दिशा में भी परिवर्तित होती है, ठीक है ना। वर्षा का वितरण, ये भी तुम्हारे चैप्टर का भाग है, देखना वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण का मतलब है कि वर्षा किस क्षेत्र में बढ़िया होती है, किस क्षेत्र में कम होती है। याद है इस एरिया में बोलते थे सबसे ज्यादा पानी होती है ना, मेघालय मासिन नाम जिसको कहते हैं। और इस एरिया में पानी होता ही नहीं है, बहुत एरिड होता है, एरिड एरिया होता है, यहाँ पे पानी नहीं होता है। ये एरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पश्चिमी घाट है तो कंडेंसेशन जो संघनीय वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी तट एवं उत्तरी भारत का वर्षा, ये बहुत 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चली जाती है। इस एरिया में कितनी चली जाती है, 400 सेंटीमीटर। तो एक तट हम लोग इसमें बात, एक वर्षा का वितरण राज्य व राज्य प्रादेशिक रूप से अलग होती है, तो बस 3-4 होता है, बाकी तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग है। और यहाँ पे वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि है यहाँ अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत के इधर बहुत अच्छा पानी होता है, और अरावली पर्वत के बाद में पानी अच्छा खासा नहीं होती है, वहाँ पीने को पानी भी नहीं मिलता है, उतना नसीब भी नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी तट और उत्तरी भारत का मैं वर्षा वर्णन दिखा दिए। इस क्षेत्र में पानी सबसे ज्यादा और इस खेल में पानी सबसे। दूसरा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहीं, देखिए राजस्थान के दो भाग, एक है पूर्वी, एक है ये पूर्वी है। अभी क्या है, अब यह है अरावली पर्वत का श्रृंखला क्या है, यहाँ पे कौन है, अरावली माउंटेन रेंज। तो इधर पानी बढ़िया होता है, इधर पानी कम होता है क्योंकि मानसून वाला फिगर दिखा, तो मानसून यहाँ से गुजरबे नहीं करता है। मानसून नहीं गुजरेगा तो वर्षा होगा। जैसे गुजरात वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, इस एरिया में पानी बहुत कम होता है कम ना। मध्य प्रदेश के एरिया में बीहड़ पाए जाते हैं, वहां भी पानी कम होती है। कर्नाटक वाला क्षेत्र में चूंकि यहाँ से दूरी ज्यादा हो जाती है तो कर्नाटक वाले इलाके में पानी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सब जगह पानी ज्यादा नहीं होगा। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा पानी कहाँ होती है, याद रखना है कि पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत। कितना तो बोला 400 सेंटीमीटर के आसपास होती है औसतन, ठीक है ना। चलिए मानसून की वापसी,
मानसून की वापसी अब सुने ना कि ठंडा में भी पानी होता है। ठंडा, ठंडा मतलब नवंबर, लौटते मानसून से पानी होती है। जब मानसून गया था तो मानसून आएगा। मानसून क्यों आएगा? देखो यहाँ था लो प्रेशर, अब यहाँ था हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से कहाँ चला गया था? लो प्रेशर। अब क्या होगा कि नवंबर में हम क्या बोले थे कि नवंबर में सूर्य किधर की ओर हो गया? दक्षिणायन हो गया। क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो गया। और दक्षिणायन हो गया तो सूर्य क्या जो आभासी गति किधर की ओर हो जाएगी? दक्षिण की ओर गति हो जाएगी। तापमान किधर की ओर ज्यादा बढ़ने लगेगा? दक्षिण की ओर बढ़ने लगेगा। तापमान दक्षिण की ओर बढ़ने लगेगा तो वायु का दाब कम होने लगेगा, क्योंकि हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। और यहाँ पे जो तापमान है वो कम होगा, यहाँ पे आर्द्रता बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उसको धक्का देगा बढ़ेगा तो धक्का, तो यहाँ का प्रेशर धक्का देता है और धक्का देता है तो वापस घूम करके कहाँ चला जाता है? तमिलनाडु के तट पे होते हुए वर्षा कराती है। तो लौटते मानसून से पूछेगा बढ़िया वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। समझ में? क्यों होती है? क्योंकि इसमें पूरा प्रक्रिया है, इसमें बोलना होगा, समझाना होगा कि जब अभी तो उत्तरायण चल रहा था, उत्तरायण पे यहाँ था, तो यहाँ पे जब उत्तरायण हो रहा था और अब पृथ्वी पे जो अपेक्षित गति है सूर्य की वो कहाँ हो रहा था? नीचे की ओर, दक्षिण की ओर जाना है ना, उत्तर है। तो ये क्या है? तो दक्षिण यही थोड़ा ना खत्म हो जाएगा और न जाएगा नीचे। तो ये तो अपेक्षित इसका दक्षिण है ना, तो धीरे 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 कहाँ चला गया? यहाँ नवंबर में सूर्य की जो अपेक्षित जो गर्मी थी वहां पहुंच गई। अब यहाँ पहुंच गई तो क्या हो जाएगा? यहाँ का तापमान रेज करेगा। तापमान रेज करेगा तो हवाएं ऊपर उठेगी, तो प्रेशर कैसा होगा? लो क्रिएट होगा। लो क्रिएट होगा तो यहाँ से हवाएं भरने कहाँ से आएगी? उत्तर से कहाँ आएगी? दक्षिण। या ये कह सकते हैं कि वहां का जो प्रेशर है ज्यादा हो गया है और वहां की हवा क्या कर रही है? उसको पुश कर रही है, यानी धक्का दे रही है। धक्का दे रही है तो मानसून को लेकर लौट जाओ। क्या होगा? लौट जाओ। तो ही बोलते हैं रिट्रीट ऑफ द मानसून, रिट्रीट ऑफ द मानसून। और नवंबर में पूछेगा किस राज्य में लौटते मानसून से वर्षा होती है? तो अब याद रखना कि नवंबर में हमारे यहाँ भी रेन होती है, लौटते मानसून से होती है। अभी मानसून का आने का समय है और जाने का भी समय होगा। अतिथि जब आएगा तो अतिथि एक बार जाएगा, है ना। अब ये प्रक्रिया नहीं चलेगी तो न अतिथि आएगा न अतिथि जाएगा। तो मानसून आएगा, मानसून एक बार जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें बाबू? अच्छा, अरे खत्म हो गया। तो हम लोग मानसून इतना अच्छा से क्लाइमेट खत्म कर दिए, किसी को पता नहीं चला। तो क्लाइमेट हमारा हो गया खत्म। अब जो चीज है लिखवाने वाला चीज है वो आपका क्लास बाय क्लास लिखवा देंगे। इसको जितना अच्छा से समझे हो उतने समझा से इसको लिखने का कोशिश करना। सारा चीज यूट्यूब पर मिल जाएगा, लिखवा देंगे इस पर। ठीक है, चलिए आपके लिए अब तो छुट्टी हो गया।